रात के 11 बजे गायत्री निवास के हॉल से रामायण सीरियल की आवाज आ रही थी। देखा बहू, इस तरह मर्यादा आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। इन्हें क्या समझा रहे हो, ये तो समझ गई। ये संस्कार तो मुझे अब अपने पोते पोतियों को देना है। काफी देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। मैं चलती हूँ माँ जी, आप भी आराम कर लीजिए। आप तो जानती है माँ जी, भाभी को अकेले नींद आती नहीं। अमन चाचा जी के घर गए हुए हैं, मैं जरा भाभी को कंपनी दे देती हूँ और उनसे नन्हे बाल गोपाल के बारे में भी बात कर लूंगी। आप बेफिक्र रहिए। यह ज्ञान मुझे सिर्फ बड़ी बहू के बच्चों को नहीं, तेरे बच्चों को भी देना है। तो तू भी जरा खुशी की खबर जल्द से जल्द दे दे मुझे, है? चलिए जी। शर्माती हुई अंकिता अपनी जेठानी के कमरे में आ जाती है। प्रिया और अंकिता यूं तो देवरानी जेठानी थी, पर सहेलियों की तरह रहती थी। आज होगा गर्ल्स हाउस पार्टी। मैं अपनी कौन सी वन पीस ड्रेस लेकर आऊं भाभी? बताओ ना, कौन सी ड्रेस पहनोगे आप? क्या अंकिता, बंद कमरे के अंदर कपड़े बदलकर 2-4 फोटो खींचने में क्या मजा है? लाइवली, इससे हम लाइवली फील करते हैं। देखिए भाभी, भैया घर पर है नहीं, अमन भी बाहर गए हुए हैं। ऐसे में दिन भर खाना बनाने के बाद, सास ससुर की सेवा करने के बाद, अगर हम 2 मिनट हंस बोल ले, अपने मन का खाना खा ले, 2-4 गाने सुनकर झूम ले, तो इसमें बुरा क्या है? इससे कितने सेल्स रिवाइव हो जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है। चलिए आप जल्दी से चाइनीज ऑर्डर कीजिए, मैं अपने कमरे से ड्रेसेस लेकर आती हूँ। बस फिर दम मारो दम। इस गाने पर दोनों देवरानी जेठानी कमरे में झूमना शुरू कर देती है। नाच गाना खिलना खाना और साथ में टीवी पर चलती एक लव स्टोरी, परफेक्ट गर्ल्स डेट। प्लीज आयशा रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे फिर छोड़कर चले जाओगे आर्यन? अरे भाई आयशा हमेशा डाउट पे क्यों रहती है बहन? हाँ बोल देना, सामने से आज इतना अच्छा लड़का प्रपोज करना है। ये बोल क्यों नहीं रही है कुछ? ये मूवी वाले इतना सस्पेंस क्यों डालते हैं? सस्पेंस कहाँ डालते हैं, सच दिखाते हैं। गहरी और भारी आवाज में प्रिया जैसे ही ये कहती है, अंकिता फौरन रिमोट से ऑफ बटन प्रेस करके टीवी बंद करके अपनी भाभी की ओर नजरें घुमा लेती है। मतलब मैं सही थी? क्या चल रहा है भाभी आपके और भैया के बीच? पता नहीं अंकिता, मम्मी जी चाहती है मैं इस घर के वारिस को जन्म दूं, पर मुझे नहीं लगता ऐसे हालातों में एक बच्चे को इस दुनिया में लाना सही होगा। जब उसके पापा ही उसकी माँ से प्यार ना करते हो, वो क्या औरतों की इज्जत करना सीखेगा? और ऐसे बच्चे अक्सर भटक जाते हैं। ऊंची सांस भरती हुई प्रिया अंकिता के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ये खुशी मैं तो इस घर को नहीं दे सकती, पर तुम दे सकती हो अंकिता। तुम्हारी शादी को भी साल भर होने आ गया है, तुम बच्चा क्यों नहीं प्लान करती? जिससे इस दुनिया में आना होगा ना भाभी, वो खुद रास्ता बना लेगा। और जब पहले ही 1000 झंझट घर में चल रही हो, तो उनको सुलझाने में लगना चाहिए, ना कि किसी और उलझन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप बताइए चल क्या रहा है आपके और भैया के बीच में? मतलब मुझे, आई एम सॉरी भाभी, पर परसों भैया जब देर से घर लौटे थे तो कुंडी की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी और मैंने देखा वो बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर सो रहे हैं। हाँ, ये सब तो शादी के 6 महीने बाद ही शुरू हो गया था अंकिता। अपने कमरे में यहाँ से वहां बड़बड़ाती हुई प्रिया चक्कर काट रही थी। उसके माथे पर जैसे किसी का खून सवार था। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर अभिषेक अंदर आता है। अरे क्या हो गया बीवी जी, वजन कम करना है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए। यूं कमरे में यहाँ से वहां करने से वजन कौन सा कम हो जाना है। मैंने भी पहले बहुत कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिया अभिषेक के करीब जाती है और उसकी शर्ट को नजदीक से सूंघते हुए कहती है, फिर से पीकर आए आप? अरे यार, ये क्या तुम घूम फिर कर खाने पीने पर आ जाती हो? पानी पीकर भी नहीं आए क्या आदमी? बाहर से पानी पिया था बस, रास्ते में प्यास लग गई थी। एक तो 2 दिन से बाहर गया हूँ, अभी घर में घुस रहा हूँ, उस पर भी तुम सवाल जवाब कर रही हो। मुझे पता है मुझे आपसे अभी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, पर आपकी गैर मौजूदगी में आपके दूसरे फोन पर मिताली नाम की किसी लड़की का फोन आया था। ये सुनते ही अभिषेक घबरा जाता है और सबसे पहले अलमारी खोलकर कपड़े में रखे अपने कपड़ों के बीच में अपना दूसरा फोन ढूंढना शुरू कर देता है। मतलब कि आपके पास दूसरा फोन है, मेरी समझ के बाहर। 2 क्या, आप 10 फोन रखिए ना, पर उसे छुपाकर इस तरह रखने की क्या जरूरत है? और उस फोन में सिर्फ एक ही नंबर मिला था, मिताली का। वो आपको मिलने के लिए क्यों बुला रही है? अब क्या बताऊं प्रिया, ये मिताली ना मेरे दुकान से माल लेकर गई थी पूरे 10 लाख का, और कैश नहीं चेक दिया था उसने जो बाउंस हो गया। फिर कहने लगी मेरे पति मर गए, मैं बैंकरप्ट हूँ, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, और जब भी पैसों की बात करो तो अकेले मिलने बुलाती है। अब ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, अगर उसने मुझे फंसा दिया तो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था डार्लिंग, बस इतनी सी बात है। चलो अब मुझे जरा आराम करने दो।
मुझे माफ कर दीजिए अभिषेक जी, मैंने आप पर बेवजह शक किया। आप आराम से सो जाइए। आपने भैया से दोबारा इस बारे में क्रॉस चेक नहीं किया? पूछना चाहिए था भाभी आपको, एक बार में ही उनकी बात पर यकीन कर लिया। हाँ प्रिया, और यही गलती हो गई शायद मुझसे। ये तो उनकी पहली गलती थी जो मेरे सामने आ गई, और फिर इसी तरह से वो हर बार पी कर आने लगे। रात के 2 बज गए हैं, ये अभी तक आए नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। इस तरह रोज इतनी देर से आना मुझे तो समझ में नहीं आता। तभी प्रिया के फोन की घंटी बजती है और फोन पर अभिषेक कहता है, मैं आ गया हूँ प्रिया, बाहर हूँ, जरा दरवाजा खोलना। ऐसा क्या काम करते हैं आप? पूरा बाजार यहाँ 11 बजे बंद हो जाता है और आप 2 बजे घर आते हैं। आ रही हूँ मैं, रुकिए। प्रिया दरवाजा खोलती है और अभिषेक जैसे ही अंदर आता है उसके बदन से बड़ी गंदी बदबू आती है। प्रिया समझ जाती है कि अभिषेक ने आज फिर से ड्रिंक किया है। जब आप शहर से बाहर जाते हैं तब कह देते हैं कि बिजनेस ग्रुप के साथ बाहर गया था, उन लोगों ने जबरदस्ती पिला दी। पर अभी तो शहर से बाहर भी नहीं गए थे आप। दुकान से आते वक्त पीना, ये क्या नया टंटा पकड़ा है आपने? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। पापा जी या माँ जी को इस बारे में पता चला तो वो कितने दुखी होंगे। अरे मैं क्या करूं प्रिया, मैं जीना ही नहीं चाहता। जिंदगी तबाह हो गई है मेरी। बिजनेस में घाटे पर घाटा हो रहा है। इस टेंशन में मुझे नशा करने की आदत कब लगी मुझे ही पता नहीं चला। मैं जल्दी खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। पापा मम्मी से नजरें नहीं मिला सकते, इसलिए अब देर से आने लगा हूँ। हे भगवान, आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है और आप अपनी अर्धांगिनी से ही छुपा रहे हैं। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आपकी खुशियों को बांटने के लिए सिर्फ आपकी बीवी नहीं बनी थी मैं। आपके दुख में भी पूरी भागीदारी है मेरी। शादी में जो मम्मी के यहाँ से गहने मिले हैं मुझे और यहाँ से जो माँ ने चढ़ा है, वो सारे गहने मैं कल सुबह ही बैंक लॉकर से निकाल कर आपको दे दूंगी। आप उसे बेचकर काम में पैसे लगाइए, काम ज्यादा जरूरी है। इसी तरह वो हर बार मुझे एक इमोशनल स्टोरी सुनाकर खुद को विक्टिम दिखाते रहे और मैं उनके प्यार में पागल उनकी हर बात मानती रही। अपने सारे गहने मैंने उन्हें दे दिए, जिन्हें बेचकर उनके पास जो पैसे आए उससे उन्होंने गाड़ी खरीदकर अपनी दुकान के एक स्टाफ को दे दिए। सच में मैम, आप जैसी वाइफ किसी की हो ना तो उसकी लाइफ तो सेट हो जाए। मतलब आज के जमाने में मेरा मतलब है किसी भी जमाने में कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक आप है जो सर को पता नहीं किस किस के साथ बांटने को तैयार है। वरना 15 लाख की गाड़ी कोई अपने स्टाफ को ऐसी बिना बीवी की परमिशन के नहीं दे सकता। क्या 15 लाख की गाड़ी किसे दी अभिषेक जी ने? ये तो सभी को पता है मैम कि सर आए दिन दुकान की हर तीसरी फीमेल स्टाफ को कुछ न कुछ तोहफा देते रहते हैं। आजकल प्रीति पर उनका मन आया हुआ है ना, उसके घर की खर्ची उठाने से लेकर उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखने तक। क्या नहीं करते अभिषेक सर। यूं तो प्रीति हमारे दुकान में स्टाफ बनकर आई थी, पर किसी मालकिन से कम ठाट नहीं है उसकी। अरे आप हैरान क्यों है मैम, आपको इस बारे में खबर नहीं थी क्या? ये प्रीति कहाँ मिलेगी मुझे? प्रिया बिना देरी किए प्रीति के घर पहुंच जाती है, जहां दरवाजे पर ही वो अभिषेक को प्रीति के गले लगते हुए उसका माथा चूमते हुए देख लेती है। प्रिया की आंखों से आंसू के बूंद छलक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर वापस अपने घर लौट आती है। एक रोज जब प्रिया अपने पति के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रही थी, गायत्री वहां आती है। अरे बहू, ऐसे ही कपड़े मशीन में मत डाल दे। पिछली बार अमन बड़ा नाराज हो गया था। उसकी जेब में कुछ इम्पोर्टेंट कागज थे तो कपड़ों की जेब से देख ले कहीं अभिषेक ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। प्रिया शर्ट को जैसे ही पलटती है, उसकी कॉलर पर लगा हुआ लिपस्टिक का मार्क उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बस अब यही चीज देखनी बाकी रह गई थी। प्रिया अभिषेक की पैंट की जेब में जैसे ही हाथ डालती है, उसमें से होटल रूम की बुकिंग स्लिप निकलती है। तो ये पिछली रात यहाँ थे। वहां प्रीति के साथ तो नहीं गए होंगे, क्योंकि प्रीति के घर तो इनका आना जाना है ही। यानी उनके जीवन में एक नहीं पता नहीं कितनी लड़कियां हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनके जीवन में क्यों हूं। आपके जीवन में इतना कुछ चल रहा है भाभी, और आपने किसी को बताया भी नहीं, ये गलत है। बताया था, अपनी मम्मी को बताया था, तो मम्मी ने कहा कि क्या चाहती हो तुम, पति से अलग होना चाहती हो? पति से अलग हुई औरत को समाज गंदी नजरों से देखता है। अब तुम्हें वहीं रहना है तो अच्छे से ही रहो। प्रिया और अंकिता की बातों बातों में ही सुबह हो जाती है। दोनों नहा धोकर रसोई में आती है। अरे बहू देखो कौन आया है, संकेत। बैठो बेटा बैठो। अंकिता अंदर ही है, नाश्ता लेकर आ रही है बस। बर्तन छोड़ो, मैं यहाँ हूं ना, तुम हॉल में जाओ, तुम्हारा भाई आया है। ऐसे भाई को इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता।
जरूर उसकी शादी पक्की हो गई होगी, नहीं? जिस दिन ये हो गया ना भाभी, हम गंगा नहा लेंगे। पर पता नहीं भैया को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अंकिता बाहर जाकर सांकेत के पास बैठती है। प्रिया सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी सांकेत के फोन की घंटी बजती है। अरे क्यों सहना इतना निक्की? वो तुम्हारे होते हुए भी किसी और औरत के साथ रिश्ता रख रहा है, तुम्हें मारता पीटता है। मैं तो कभी भी किसी भी औरत को ये सहने को नहीं कहूंगा। अरे तुम रो मत, भाई मानती हो ना मुझे। मैं आता हूँ तुम्हारे घर, बात करता हूँ उस लड़के से। क्या हो गया बेटा, किसका फोन था? समाज को क्या होता जा रहा है अंकल जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं पत्नियां पतियों की मारपीट कर रही है तो कहीं पति पत्नियों को मार रहे। ये निक्की, इसका पति और मैं क्लासमेट थे हम। शादी इसकी उसी से हुई जिससे ये प्यार करती थी, और अब वो उसे मारता पीटता है। वो मुझे घर बुला रही थी अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। मैं गर्मा गर्म फुल्की लेकर आती हूँ, आप लोग खाना खाइए। प्रिया सहम जाती है, मानो उसकी कहानी उसी के आंखों के सामने किसी ने रख दी हो। सभी नाश्ता एंजॉय कर रहे थे कि अभिषेक अंदर आता है। कहाँ था बेटा तू? मुझे लगा तू कमरे में सो रहा है। तू अब क्या कर आया है? हाँ, वो जरा काम से गया था माँ। आप नाश्ता एंजॉय कीजिए ना, मैं कमरे में जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। अभिषेक कमरे में जाते ही अपनी बीवी को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर देता है। प्रिया कमरे में जाती है। ओह, तो यहाँ रंग रलिया मना रही हो? पति घर पर आया नहीं तो देवरानी के भाई को बुलाकर बिठा दिया। कहीं तुम्हारा उसके साथ चक्कर तो नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? मैं रसोई में हूँ, सांकेत जी आते हैं तो मैं उनके सामने 2 मिनट भी खड़ी नहीं रहती। और ये किस लहजे से बात कर रहे हैं आप मुझसे? तो आप तुम मुझसे जबान दराजी करोगी? ये कहता हुआ अभिषेक प्रिया की गाल पर एक तमाचा जड़ देता है। जिस तरह से वो सांकेत आए दिन आकर हमारे घर में बैठने लगा है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने गाल को छुपाए प्रिया किचन में आती है और अपने काम में लग जाती है। फिर से भैया ने आप पर हाथ उठाया भाभी, कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? हद होती है किसी चीज की। मजबूर हूँ अंकिता, मैं शादी के इतने सालों के बाद कहाँ जाऊं? मेरे मायके वालों ने तो पहले ही कह दिया है मुझे कि यहाँ से डोली उठी है, अब अर्थ ही आनी चाहिए। पढ़ाई छोड़े इतने दिन हो गए मुझे, अब नहीं लगता कोई मुझे नौकरी देगा। माँ और पापा जी को उन बातों की खबर नहीं है, और उन्हें बताया भी तो मुझसे कितना भी प्यार क्यों ना करे, साथ तो अपने बेटे का ही देंगे। इसलिए तमाशा करके क्या फायदा? जितने दिन की जिंदगी है इस घर में गुजार लूंगी। घर के बाहर पैर रखा तो भेड़िए लूटने को आ जाएंगे। रात को जैसे ही अमन अपने चाचा जी के घर से वापस लौटता है, अंकिता उससे इस बारे में बात करती है। भैया की करतूत मुझसे छुपी नहीं है अंकिता। मुझे क्या, ऑफिस के सभी स्टाफ, आसपास के लोग, किसी जगह हमारी इज्जत छोड़ी नहीं भैया ने। पर वही बात है ना, लड़का कुछ भी करे बदनामी बीवी की होती है। सबको लग रहा है कि भाभी बच्चा नहीं करना चाहती, इस कारण भैया स्ट्रेस में बाहर औरतों से रिश्ते बना रहे हैं। जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैं भाभी को रोज रोज यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। लोगों के लिए हमारा घर एक आदर्शवादी घर है, पर इस घर में दरवाजे बंद होने के बाद अंदर क्या होता है ये हमें ही पता है। मैं भाभी की दूसरी शादी की सोच रही हूँ। ये बात छोटी नहीं है। तुम अपनी जेठानी की शादी किसी और से करवाना चाहती हो, वो भी अपने जेठ के रहते हुए। तुम समझ रही हो लोग क्या समझेंगे? एक रोज अंकिता का भाई सांकेत उसके घर आया हुआ था, जहाँ पूरा परिवार मिलकर उसकी टांग खींच रहे थे। बताइए बताइए भैया, कैसी लड़की चाहिए आपको? या फिर कहीं छुपा कर शादी वादी तो नहीं कर रखी आपने? ऐसा है तब भी बता दीजिए, पापा जी को मैं बना लूंगा। वैसे भी दामाद की बात कौन डालता है? अरे नहीं नहीं दामाद जी, वो बात नहीं है। आजकल सभी से भरोसा ही उठ गया है मेरा। वैसे एक बात कहता हूँ आंटी जी, आप बड़ी खुश नसीब है जो आपके घर दोनों बहुएं इतनी अच्छी आई है, चाहे वो प्रिया जी हो या अंकिता। अभिषेक जी किस्मत वाले हैं जो इतनी सादी समझदार लड़की मिली है उन्हें, वरना इतना पेशेंस आज के जमाने में किसी में नहीं देखा मैंने। भाई जिसे चाहिए इतनी पेशेंस वाली लड़की वो रख ले, मेरे तो मत्थे मार दी गई है। मुझे तो 1 नंबर की शैतान लड़कियां पसंद है जो आपके कान को अपनी बातों से ही काट डाले। इस डिस्कशन से अंकिता के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुम पागल हो गई हो क्या अंकिता, कुछ भी बोल रही हो? अपनी जिठानी की शादी, वो भी अपने जेठ के होते हुए, क्या हो गया तुम्हें? आपको भाभी पसंद है या नहीं? मेरा मतलब है, अगर भाभी जैसी लड़की से आपकी शादी हुई होती तो आपको मंजूर होता रिश्ता? नहीं, कहाँ होता। मतलब मैरिड नहीं चलेगी ना। मेरा मतलब है जिसका एक रिश्ता टूटा हो उससे कौन ही शादी करेगा। देखो मैं इन चीजों में नहीं मानता। लड़की मुझसे लंबी हो या नाटी, उम्र में बड़ी हो या छोटी, डिवोर्सी हो या विडो,
लड़की अच्छी होनी चाहिए, और आजकल कोई अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे, आंखों में सीआईडी वाले चश्मा लग गए हैं मेरे। आपने न जाने कितनी लड़कियों को टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने में मदद की है भैया। क्लास की हर तीसरी लड़की को बहन बना लेते थे आप। यहाँ रोज आते हैं, फिर भी आपको एक रिश्ते में फंसी हुई लड़की दिखाई नहीं दी। अपनी जेठानी और जेठ के रिश्ते की एक एक बात अंकिता अपने भैया को बता देती है। ये तो अजीब कश्मकश है। तभी चाय लेकर प्रिया कमरे में आती है। सांकेत की नजर झुक जाती है। ये क्या हो गया, आप दोनों चुप क्यों हो गए? कोई पर्सनल बात हो रही थी क्या? मैं तो बस चाय लेकर आई थी। ये घर आपका ही है प्रिया जी, आप भी यहाँ बैठ सकती हैं। देवरानी की भाई से शादी, इस बारे में प्रिया के दिमाग में कोई हिंट ही नहीं था, पर समय एक नया रास्ता बनाने को तैयार हो गया था। आपको क्या लगता है, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए या प्रिया को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी गुजार देनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा जरूर।